जरा सोचिए कि कोई बहुत ही पुरानी, गहरी आध्यात्मिक किताब असल में कोई धार्मिक ग्रंथ है ही नहीं। अच्छा, तो फिर क्या है? मतलब सोचिए कि वो इंसानी दिमाग को हैक करने का एक बहुत ही एडवांस्ड कोडिंग मैनुअल है। ये तो बहुत ही दिलचस्प ख्याल है ना? क्योंकि देखिए, इंसानी फितरत है कि जब हमारे सामने कोई समस्या आती है तो हम एक सीधा और सटीक समाधान चाहते हैं। बिल्कुल, एकदम ब्लैक एंड व्हाइट। हाँ, जैसे किसी के हाथ की हड्डी टूट जाए तो डॉक्टर बस एक्सरे करवाता है। फिल्म पर एक टूटी हुई सफेद लाइन साफ साफ दिख जाती है, डॉक्टर उस पे उंगली रखता है और कहता है कि बस यही समस्या है। हाँ, और भौतिक दुनिया में सब कुछ इसी तरह बाइनरी की तरह काम करता है। मतलब हड्डी या तो टूटी है या फिर नहीं टूटी है, मशीन या तो चल रही है या खराब है। इसे मापना बहुत आसान होता है। लेकिन जब बात माइंड की आती है तो वो एक्सरे मशीन पूरी तरह से बेकार हो जाती है। जब हम मानव मन, उसकी आदतों और गहरे अवचेतन मतलब सबकॉन्शियस की दुनिया में कदम रखते हैं तो हमारे सामने जो परिदृश्य आता है वो बहुत धुंधला होता है। एकदम सही। विचार कहाँ से आ रहे हैं, कोई इंसान एक खास तरीके से क्यों रिएक्ट कर रहा है, ये कोई भी मशीन नहीं दिखा सकती। बिल्कुल नहीं दिखा सकती। और तो आज की हमारी इस गहरी चर्चा का मकसद उसी अदृश्य और धुंधले परिदृश्य को पूरी तरह से डीकोड करना है। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वे किसी मेडिकल या साइंस जर्नल से नहीं लिए गए हैं। हाँ, वे एक बहुत ही गहरे आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक पाठ से आए हैं जिसे मुरली कहा जाता है। सही कहा। और आज का हमारा मुख्य विषय है स्वराज की रिजल्ट चेक करके स्वयं को चेंज करो। आसान भाषा में कहें तो ये अपने खुद के आंतरिक साम्राज्य, अपने माइंड के मैनेजमेंट की बात करता है। पर हमारा मिशन सिर्फ इसके शब्दों को पढ़ना नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। हमारा मिशन ये समझना है कि ये पाठ कोई साधारण उपदेश या मतलब रटने वाली याददाश्त बनाने का तरीका नहीं है। हाँ, ये असल में हमारे गहरे अवचेतन, जिसे इस टेक्स्ट में संस्कार कहा गया है, उसकी पूरी रीप्रोग्रामिंग करने की एक तकनीक है। जो कि बहुत हैरान करने वाली बात है। सोचने वाली बात यह है कि कैसे एक आध्यात्मिक विचार सीधे हमारे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को हैक करके हमारी नियति को बदल सकता है। मतलब प्रयास से संस्कार तक और संस्कार से भाग्य तक का सफर। अगर हम इस पूरे टेक्स्ट के डेटा और संरचना का एक न्यूरोलॉजिकल विश्लेषण करें तो यह एक अत्यंत वैज्ञानिक मल्टी लेयर ब्रेन प्रोग्रामिंग सिस्टम की तरह नजर आता है। हाँ, लेकिन एक बात है, मैंने जब इस स्रोत को पहली बार पढ़ना शुरू किया तो सच कहूं तो मैं पूरी तरह कंफ्यूज हो गया था। हाँ, ये बहुत आम बात है और यही वजह है कि कोई भी पहली बार इसे पढ़कर उलझन में पड़ सकता है। मतलब ऐसा लगा जैसे किसी ने एक मैनुअल के सारे पन्ने बेतरतीब ढंग से मिला दिए हों। आप इसे पढ़ते हैं और महसूस होता है कि पहली लाइन का दूसरी लाइन से कोई लॉजिकल कनेक्शन ही नहीं है। बिल्कुल, विषय अचानक से बदल जाता है। हाँ, कभी बात स्वराज्य की हो रही है तो अगले ही पल बात भविष्य के किसी तख्त की होने लगती है। एक पाठक के तौर पर यह बहुत अजीब लगता है। ऐसा क्यों लिखा गया है? ये उलझन बहुत स्वाभाविक है क्योंकि हम बचपन से चीजों को एक कहानी की तरह पढ़ने के आदी हैं। कहानी की तरह मतलब शुरू से अंत तक? हाँ, एक कहानी लीनियर होती है। मतलब बिंदु ए से शुरू होकर बिंदु बी तक सीधी रेखा में जाती है। लेकिन ये टेक्स्ट लीनियर है ही नहीं। तो फिर इसका स्ट्रक्चर कैसा है? इसकी संरचना नॉन लीनियर, फ्रैक्टल और स्पाइरल है। जैसे अगर आपने कभी फ्रैक्टल आर्ट देखी हो तो उसमें आप एक छोटी सी शाखा को जूम करके देखते हैं और वो पूरी तरह से एक बड़े पेड़ जैसी ही दिखती है। अच्छा, वो जो रिपीट होता रहता है पैटर्न। बिल्कुल वही। इस टेक्स्ट में एक ही मूल कॉन्सेप्ट को बार बार दोहराया जाता है, लेकिन हर बार एक बिल्कुल नए एंगल से। तो क्या इसका उद्देश्य पाठकों को उलझाना है? उलझाना नहीं, बल्कि कॉग्निटिव साइंस के एक बहुत बड़े सिद्धांत का इस्तेमाल करना है जिसे स्पेस रेपिटिशन या स्पाइरल लर्निंग कहते हैं। स्पेस रेपिटिशन? देखिए, अगर आप किसी को सीधे तौर पर एक बात बताकर आगे बढ़ जाएं, तो वो सिर्फ उसकी वर्किंग मेमोरी में रह जाती है, जो कि बहुत जल्दी भूल भी जाती है। बिल्कुल। लेकिन जब आप एक ही विचार को घुमावदार तरीके से अलग अलग संदर्भों में बार बार दिमाग के सामने लाते हैं तो दिमाग की सतही याददाश्त बाईपास हो जाती है। ओहो, मतलब वो जानकारी सीधे अवचेतन में बैठ जाती है। हाँ, डीप न्यूरल नेटवर्क में एम्बेड हो जाती है। इसे ही इस टेक्स्ट की भाषा में संस्कार बनना कहा गया है। मैं इसे एक एनालॉजी से समझने की कोशिश करता हूँ तो इसे देखने का नजरिया एक साधारण नॉवेल पढ़ने जैसा नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये किसी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर कोड को पढ़ने जैसा है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे एक ही कोड लूप में बार बार चलाया जा रहा है ताकि दिमाग की हार्ड ड्राइव में मौजूद पुराना करप्ट डेटा मिट जाए और एक नया प्रोग्राम पूरी तरह से राइट हो सके। हाँ, ये एनालॉजी इस प्रक्रिया को बहुत सटीक तरीके से समझाती है। ये लूपिंग सिस्टम पुरानी न्यूरोवायरिंग को
ओवरराइड करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। तो यहाँ से ये पूरी चर्चा और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। अगर हम इस बात को मान लें कि ये एक सॉफ्टवेयर अपडेट है, तो मेरे दिमाग में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये असल में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहा है। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। स्रोत में बार बार एक शब्द आता है, स्वराज्य। अब आमतौर पर हम राज करने का मतलब समझते हैं दूसरों पर कंट्रोल होना। हाँ, लेकिन इस टेक्स्ट में स्वराज्य का अर्थ बाहरी दुनिया, लोगों या परिस्थितियों को कंट्रोल करने से मीलों दूर है। तो फिर असली मतलब क्या है इसका? यहाँ स्वराज्य का सीधा मतलब है अपने खुद के विचारों, अपनी भावनाओं और अपनी प्रतिक्रियाओं पर 100% नियंत्रण होना। रिएक्शंस पे कंट्रोल। बिल्कुल। न्यूरोलॉजिकल नजरिए से देखें तो ये इंसान की हाईएस्ट इंटेलिजेंस स्टेट है। मतलब जब हम ट्रिगर्स पर तुरंत भड़कते नहीं हैं। हाँ, जब आपका दिमाग बाहरी ट्रिगर्स के आधार पर कोई ऑटोमेटिक रिएक्शन नहीं देता, बल्कि आप जानबूझकर अपनी प्रतिक्रिया चुनते हैं। एक तरह से अपने खुद के न्यूरोलॉजिकल सिस्टम का रिमोट कंट्रोल वापस अपने हाथों में लेना। सही कहा। लेकिन इसे हासिल कैसे किया जाए? मेरा मतलब है, सिर्फ ये कह देने से कि मुझे अपने गुस्से या विचारों पर कंट्रोल करना है, कोई बदलाव तो आता नहीं है। और यहीं पर इस टेक्स्ट का मल्टी लेयर स्ट्रक्चर काम में आता है। इस ओएस को इंस्टॉल करने की पहली परत है आइडेंटिटी एक्टिवेशन, या अपनी पहचान को जगाना। आइडेंटिटी एक्टिवेशन। स्रोत में इसके लिए क्या कहा गया है? स्रोत में एक वाक्य का इस्तेमाल हुआ है, अपने को 3 तख्त के मालिक समझकर चलते हो। 3 तख्त के मालिक। हाँ, जब कोई व्यक्ति खुद से ये सवाल करता है तो वो केवल एक वाक्य में ही दोहरा रहा, वो अपनी कोर सेल्फ इमेज को चुनौती दे रहा है। मतलब वो खुद को कैसे देखता है, इस बात को बदल रहा है। बिल्कुल। न्यूरोसाइंस के अनुसार हमारी पहचान हमारे दिमाग के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से जुड़ी होती है। अगर मैं सही समझ रहा हूं तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो हमारे फैसले लेने, हमारी पर्सनैलिटी और हमारे सामाजिक व्यवहार को कंट्रोल करता है। जैसे ऐसे हमारे दिमाग का सीईओ कहा जा सकता है ना? एकदम सही एनालॉजी है। जब आप बार बार खुद को एक आम इंसान या विक्टिम की बजाय एक मालिक या राजा के रूप में विजुलाइज करते हैं, तो दिमाग का ये सीईओ नए निर्देश जारी करता है। तो बस सोचने भर से न्यूरल पाथवे बदलने लगते हैं। हाँ, ये पहचान आधारित सोच नए न्यूरल पाथवे बनाने लगती है। विज्ञान मानता है कि आपके व्यवहार में स्थायी बदलाव तब तक आ ही नहीं सकता जब तक आपकी अपनी पहचान नहीं बदलती। ये तो पहली परत हो गई। दूसरी परत क्या है? इसके बाद टेक्स्ट दूसरी परत पर जाता है, जिसे हम फ्यूचर प्रोजेक्शन कह सकते हैं। स्रोत कहता है, भविष्य के तख्त के अधिकारी उसका अभ्यास अभी से करना है। एक मिनट, मुझे यहाँ एक विरोधाभास नजर आ रहा है। कैसा विरोधाभास? आजकल हम जहाँ भी मेंटल हेल्थ या माइंडफुलनेस की बात सुनते हैं, तो हर जगह प्रेजेंट में रहने या वर्तमान में जीने की बात होती है। कहा जाता है कि भविष्य की चिंता मत करो। हाँ, ये बहुत आम सलाह है। लेकिन ये टेक्स्ट तो सीधे तौर पर भविष्य के किसी तख्त या पद की बात कर रहा है और उसे आज के अभ्यास से जोड़ रहा है। क्या ये ध्यान भटकाने वाली बात नहीं है? ये एक बहुत ही शानदार ऑब्जर्वेशन है। सतह पर ये विरोधाभास लगता है, लेकिन न्यूरोलॉजी में इसे टेम्पोरल ब्रिजिंग कहा जाता है और ये बहुत ही शक्तिशाली टूल है। टेम्पोरल ब्रिजिंग, ये कैसे काम करता है? देखिए, हमारा दिमाग मूल रूप से इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन या तुरंत मिलने वाले इनाम का भूखा होता है। वो आज की मेहनत से कतराता है। हाँ, ये तो हम सबने महसूस किया है। आलस आ ही जाता है। बिल्कुल। लेकिन जब ये टेक्स्ट भविष्य के एक बहुत बड़े इनाम यानी भविष्य के तख्त का स्पष्ट चित्र आपके सामने रखता है और उसे आपके आज के व्यवहार से जोड़ देता है, तो वो डोपामाइन सिस्टम को हैक कर लेता है। एकदम सही। अब दिमाग को वर्तमान में सही व्यवहार करने से भी वही डोपामाइन मिलने लगता है जो उसे भविष्य के इनाम के बारे में सोचकर मिलता। ये आपको वर्तमान में फोकस रहने की एक बहुत बड़ी प्रेरणा देता है। मैं समझ गया। ये दिमाग के आलस को दूर करने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। अच्छा, इसी में एक और नियम दिया गया है जिसे स्रोत वन किंगडम प्रिंसिपल या एक राज्य का सिद्धांत कहता है। हाँ, टेक्स्ट में लिखा है कि 2 राज्य नहीं होने चाहिए। इसका न्यूरोलॉजिकल मतलब क्या हुआ? 2 राज्य नहीं होने चाहिए का मतलब है कि आपके विचारों में कोई द्वंद्व, कंफ्यूजन या डुअलिटी नहीं होनी चाहिए। कॉग्निटिव साइंस में इसे कॉग्निटिव क्लैरिटी कहा जाता है। मतलब विचारों में एकदम स्पष्टता। हाँ, हमारा दिमाग एक एनर्जी सेविंग मशीन है। जब हमारे दिमाग में विरोधाभासी विचार होते हैं, जैसे मैं ये करूं या ना करूं, मैं सही हूं या गलत, तो दिमाग थक जाता है। बिल्कुल, दिमाग बहुत ज्यादा ग्लूकोज और ऊर्जा खर्च करता है। लेकिन जब केवल एक राज्य होता है, यानी पूरी वैचारिक स्पष्टता होती है,
तो दिमाग की फोकस करने की और निर्णय लेने की ताकत अपनी चरम सीमा पर होती है। लेकिन स्रोत में इस एक राज्य को स्थिर रखने के लिए संपूर्ण पवित्रता का जिक्र किया गया है और उसे एक धर्म कहा गया है। हाँ, ये शब्द अक्सर गलत समझा जाता है। वही तो, ये शब्द पवित्रता सुनकर अक्सर लोगों के दिमाग में कोई कठोर नैतिक नियम या पुराने जमाने की कोई बंदिश आ जाती है। क्या ये कोई मॉरल पुलिसिंग है? इस टेक्स्ट के संदर्भ में इसे किसी भी तरह के सामाजिक या नैतिक नियम के रूप में देखना बहुत बड़ी भूल होगी। तो फिर ये क्या है? यह संपूर्ण पवित्रता एक विशुद्ध एनर्जी फ्रीक्वेंसी स्टेट की बात है। इसका मतलब है विचारों की वो अवस्था जहां कोई भी नकारात्मक या व्यर्थ विचार आपके दिमागी ऊर्जा में लीकेज पैदा नहीं कर रहा है। अच्छा, ऊर्जा में लीकेज नहीं हो रहा। हाँ, जैसे जब कोई मशीन बिना किसी फ्रिक्शन या घर्षण के चलती है तो हम कहते हैं कि वो अपने सबसे शुद्ध रूप में काम कर रही है। ठीक उसी तरह जब दिमाग में व्यर्थ विचारों का फ्रिक्शन नहीं होता तभी वो इस स्वराज्य की अवस्था को कायम रख पाता है। तो ये कोई धार्मिक नियम नहीं बल्कि कॉग्निटिव एफिशिएंसी का विज्ञान है। बिल्कुल सही। ओके, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये अब पूरी तरह से साफ हो गया है। लेकिन एक नई पहचान को दिमाग में स्थायी बनाना इतना आसान तो है नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं है। मैंने कई बार खुद को बदलने की कोशिश की है और मैं जानता हूं कि सिर्फ सिद्धांत पढ़ लेने से कोई इंसान नहीं बदलता। सही बात है। दिमाग के डीप न्यूरल सर्किट्स को बदलने के लिए कुछ खास ट्रिगर्स या टूल्स चाहिए होते हैं। स्रोत में ऐसे कौन से तरीके दिए गए हैं जो न्यूरोप्लास्टिसिटी को इतनी तेजी से लागू कर सकें? इस टेक्स्ट में दिमाग को रिवायर करने के 3 बहुत ही इंटेंस और शक्तिशाली टूल्स दिए गए हैं। पहला है कॉन्ट्रास्टिंग प्रोग्रामिंग। कंट्रास्टिंग प्रोग्रामिंग? हाँ, दिमाग हमेशा कॉन्ट्रास्ट यानी तुलना से बहुत तेजी से सीखता है और उसे प्रोसेस करता है। जैसे टेक्स्ट में एक सवाल पूछा गया है, एक राज्य है या 2 राज्य, माया का दखल तो नहीं होता? बिल्कुल। यहाँ एक राज्य मतलब शांति और स्पष्टता, उसको माया यानी भटकाव और द्वंद्व के सीधे विरोध में खड़ा कर दिया गया है। दोनों आमने सामने रख दिया है? हाँ, और जब दिमाग के सामने इस तरह का एक्सट्रीम कॉन्ट्रास्ट आता है तो उसके लिए ग्रे एरिया खत्म हो जाता है। वो तुरंत चुनाव करने के लिए ट्रिगर होता है। अगर हम इस माया को आज की दुनिया के हिसाब से देखें तो ये क्या है? देखिए, आज के समय में माया कोई पौराणिक राक्षस तो है नहीं। ये आपके स्मार्टफोन का नोटिफिकेशन हो सकता है जो आपको काम से भटकाकर डूम स्क्रॉलिंग की तरफ ले जाता है। हाँ, सोशल मीडिया पर घंटों बिताना। बिल्कुल। या फिर ये ऑफिस में आया कोई ऐसा ईमेल हो सकता है जो तुरंत आपके अंदर गुस्सा या इनसिक्योरिटी पैदा कर देता है। ये सब माया के आधुनिक रूप है जो आपके स्वराज्य में दखल देते हैं। और कॉन्ट्रास्ट प्रोग्रामिंग हमें इन ट्रिगर्स को तुरंत पहचानने में मदद करती है। एकदम सही। बहुत बढ़िया। और दूसरा टूल्स समय के बारे में, जिसने मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया। स्रोत एक जगह कहता है 1 सेकंड बराबर 1 घंटा। हाँ, ये बहुत गहरा है। जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे लगा कि क्या हम सब्जेक्टिव टाइम को धीमा कर रहे हैं? इसे मनोवैज्ञानिक रूप से माइक्रो टाइम वैल्यू का पुनर्निर्धारण कहा जाता है। आमतौर पर हम 1 सेकंड या 1 मिनट की कोई कद्र नहीं करते हैं ना। हाँ, हमारा टाइम परसेप्शन बहुत ढीला होता है। हम कहते हैं अरे 1 ही मिनट तो वेस्ट हुआ है। सही। लेकिन जब आप इस विचार को दिमाग में डालते हैं कि 1 सेकंड की चूक या लापरवाही का मतलब 1 घंटे की मेहनत का बर्बाद होना है, तो आपके निर्णय लेने की तीव्रता एकदम से आसमान छूने लगती है। मतलब हम अपनी हर छोटी सोच, हर एक छोटे रिएक्शन के प्रति एक माइक्रो अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल। और इसी समय के खेल में स्रोत एक और बड़ा चेतावनी भरा ट्रिगर जोड़ता है, अचानक फाइनल पेपर। अचानक फाइनल पेपर? मतलब आपका टेस्ट कभी भी कहीं भी हो सकता है? हाँ, कोई पूर्व सूचना नहीं मिलेगी। ये तो बहुत डराने वाला लगता है यार, हर वक्त ये सोचना कि परीक्षा कभी भी हो सकती है। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन ये डराने के लिए नहीं है। न्यूरोलॉजी में इसे अनिश्चितता की ट्रेनिंग या अनसर्टेनिटी ट्रेनिंग कहा जाता है। अच्छा, वो कैसे काम करता है? देखिए, हमारा एमिगडाला जो दिमाग का डर और खतरे का केंद्र है, वो अनिश्चितता से नफरत करता है। लेकिन जब आप जानबूझकर दिमाग को ये समझाते हैं कि अचानक कुछ भी हो सकता है, तो आप अपने एमिगडाला को ट्रेन कर रहे हैं। ओहो, मतलब हम पैनिक करने की आदत को खत्म कर रहे हैं। हाँ, आप हाई प्रेशर या अचानक आए संकट के समय फ्रीज होने के बजाय तुरंत एक शांत और स्पष्ट फैसला लेने के लिए अपने नर्वस सिस्टम को तैयार कर रहे हैं। ये तो कमाल का हैक है। और जो तीसरा टूल है, मैंने देखा कि वो पूरी तरह से भावनाओं पर केंद्रित है। टेक्स्ट बार बार खुशी का खजाना शब्द का इस्तेमाल करता है। हाँ,
न्यूरोसाइंस के नजरिए से भावनाएं केवल महसूस करने वाली चीज नहीं है। तो फिर क्या है? वे एक गोंद की तरह काम करती हैं जो हमारी यादों और नए सीखे गए व्यवहार को पक्का करती हैं। जब इस टेक्स्ट में खुशी को एक खजाने की तरह बताया जाता है तो ये केवल एक इमोशन नहीं है, ये एक आध्यात्मिक ऊर्जा का ईंधन है जो हमारे नए ऑपरेटिंग सिस्टम को पावर देता है। बिल्कुल। खुशी की ये भावना हमारे लिम्बिक सिस्टम को एक्टिवेट करती है। बिना मजबूत सकारात्मक भावना के कोई भी लॉजिक या ज्ञान बहुत जल्दी दिमाग से वाष्प बनकर उड़ जाता है। मतलब भावनाएं मेमोरी को एक स्टेबलाइजर की तरह फिक्स कर देती हैं। एकदम सही। तो अब तक हमारे पास एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम है, स्वराज। हमारे पास उसे इंस्टॉल करने के ट्रिगर्स भी हैं, जैसे कॉन्ट्रास्ट, टाइम परसेप्शन और इमोशंस। हाँ। लेकिन दुनिया का कोई भी सिस्टम बिना फीडबैक मैकेनिज्म के तो काम नहीं करता। हम सब जानते हैं कि असल जिंदगी में जब हम ट्रैफिक में फंसे होते हैं और कोई हमें कट मारकर निकल जाता है तो सारा ज्ञान एक सेकंड में गायब हो जाता है। बिल्कुल, सारा ज्ञान धुआं हो जाता है। तो इस थ्योरी को रियल वर्ल्ड में प्रैक्टिकल एक्शन में कैसे बदला जाए? ये इस पूरे टेक्स्ट का सबसे प्रैक्टिकल और सबसे क्रिटिकल हिस्सा है, जिसे सेल्फ ऑडिट लूप कहा गया है। सेल्फ ऑडिट लूप? हाँ, स्रोत एक बहुत ही सख्त निर्देश देता है, चेक करो और चेंज करो। इसे मनोविज्ञान की भाषा में मेटाकॉग्निशन कहते हैं ना, यानी अपने ही सोचने के तरीके के बारे में सोचना। बिल्कुल। हम इंसानों का ज्यादातर व्यवहार हमारे बेसल गैंग्लिया द्वारा नियंत्रित होता है। ये हमारे दिमाग का ऑटो पायलट है। तो जब हम ट्रैफिक में गुस्सा करते हैं? हाँ, जब आप ट्रैफिक में किसी पर गुस्सा करते हैं तो वो आपका बेसल गैंग्लिया उस पुरानी स्क्रिप्ट को प्ले कर रहा होता है। लेकिन जब आप जानबूझकर रुकते हैं और खुद को चेक करते हैं कि मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या मैं सही ट्रैक पर हूँ, तो हम उस ऑटो पायलट को बंद कर देते हैं। सही कहा। आप मैनुअल कंट्रोल वापस अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को दे देते हैं। बार बार ये करने से न्यूरोप्लास्टिसिटी के जरिए वो पुरानी आदत टूट जाती है। स्रोत में इस ऑटो पायलट को तोड़ने के लिए एक पूरा डेली होमवर्क या दिनचर्या दी गई है, जो कि बहुत ही स्ट्रक्चर्ड है। हाँ, और ये दिनचर्या बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे सुबह सुबह, जिसे अमृत वेला कहा गया है, उठकर सबसे पहले खुद से सवाल पूछना कि क्या मैं अपनी पहचान के तीनों तख्तों पर बैठा हूँ, क्या मेरे मन पर मेरा ही राज है। बिल्कुल। फिर दिन के बीच बीच में हर थोड़े घंटों में रुककर चेक करना कि क्या मेरे विचारों में माया का यानी ऑफिस के तनाव या किसी पुरानी बात का दखल तो नहीं आ गया। और अंत में रात का चार्ट। हाँ, रात को सोने से पहले अपना एक चार्ट लिखना, ये हिसाब लगाना कि पूरे दिन में कंफ्यूजन कहाँ आया और मैंने अपनी वो हाईएस्ट इंटेलिजेंस स्टेट कहाँ खोई। देखिए, यह दिनचर्या कोई कर्मकांड नहीं है, यह सुनिश्चित करने का एक वैज्ञानिक तरीका है कि आपके दिमाग को पूरे दिन में बार बार फीडबैक मिलता रहे, ताकि पुरानी प्रोग्रामिंग वापस हावी ना हो सके। हाँ, और इसी में एक बहुत ही अद्भुत प्रैक्टिस छुपी है जिसे स्रोत तूफान से तोहफा कहता है। तूफान से तोहफा, ये नाम तो बहुत काव्यात्मक लगता है। इसका असल मतलब क्या है? साइकोलॉजी में इसे कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग कहते हैं। जिंदगी में जब भी कोई तूफान आए, चाहे वो कोई बीमारी हो, कोई आर्थिक नुकसान हो या रिश्तों में खटास, तो दिमाग तुरंत नेगेटिविटी में चला जाता है। बिल्कुल। लेकिन यह प्रैक्टिस कहती है कि उस वक्त शिकायत करने के बजाय खुद से पूछो, यह परिस्थिति मेरे लिए क्या तोहफा लेकर आई है, ये मुझे क्या सिखा रही है। वाओ, ये एक छोटा सा सवाल परिस्थिति को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। हाँ, ये दिमाग को शिकार या विक्टिम होने की मानसिकता से निकालकर एक सीखने वाले की मानसिकता में ले आता है। अगर मैं इस पूरी प्रक्रिया को देखूं तो ये मुझे आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मशीन लर्निंग लूप की याद दिलाती है। वो कैसे? देखिए, एआई कैसे सीखता है? वो लगातार डेटा प्रोसेस करता है, फीडबैक लेता है, जहां गलती यानी डुअलिटी होती है उसे पहचानता है और अगले ही मिलीसेकंड में खुद को अपडेट कर लेता है। बिल्कुल सही तुलना है। चेक करो, एरर मिला, चेंज करो और सिस्टम अपग्रेड। ये टेक्स्ट सदियों पहले हमारे दिमाग के लिए वही मशीन लर्निंग मॉडल पेश कर रहा है। ये तुलना 100% सटीक है। और अगर हम इस पूरे मल्टी लेयर ब्रेन प्रोग्रामिंग को एक अंतिम आसान परिवर्तन फॉर्मूले में बांधे तो टेक्स्ट से इस तरह परिभाषित करता है। क्या है वो फॉर्मूला? चेक करो, फिर चेंज करो, अपनी स्थिति में स्थिरता लाओ, उसे अपना संस्कार यानी डीप सबकॉन्शियस हैबिट बनाओ और अंत में अपना भाग्य बदलो। तो स्वराज्य का जो असली और गहरा मतलब है वो यही है कि हर गुजरते सेकंड में अपने मन, अपनी बुद्धि और अपने गहरे संस्कारों पर एक राजा की तरह शासन किया जाए। हाँ, कोई भी बाहरी ट्रिगर आपकी अनुमति के बिना आपकी मानसिक अवस्था को बदल न सके। और मुझे लगता है कि आज के युग में इससे ज्यादा जरूरी और कोई स्किल हो ही नहीं सकती। इसमें कोई शक नहीं है। आज हम एक इन्फॉर्मेशन ओवरलोड के युग में जी रहे हैं। हर तरफ से डेटा, सूचनाएं, तनाव और डिस्ट्रैक्शंस हमारे दिमाग पर 24 घंटे हमला कर रहे हैं। बिल्कुल।
ऐसे समय में जो इंसान अपने इस आंतरिक न्यूरोलॉजिकल सिस्टम पर शासन कर सकता है, केवल वही इंसान असली मायनों में स्वतंत्र है और कंट्रोल में है। बाकी सब तो बस ट्रिगर्स के गुलाम हैं। सही कहा। जो अंदर से पूरी तरह स्थिर है और राजा है, उसे बाहरी दुनिया की कोई भी उथल-पुथल, कोई भी तूफान कभी हिला नहीं सकता। वो हर तूफान में अपना तोहफा ढूंढ ही लेगा। ये बहुत ही गहरी बात है। लेकिन अपनी इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार सबके सामने रखना चाहता हूं जो स्रोत के डेटा में बहुत सूक्ष्मता से छुपा हुआ है, वो कौन सा विचार है? जिसने मुझे बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया है। इस पूरे टेक्स्ट में एक 8वां लेयर भी मौजूद है, जिसे हम कलेक्टिव कॉन्शियसनेस प्रोग्रामिंग या सामूहिक चेतना की प्रोग्रामिंग कह सकते हैं। हाँ, ये हिस्सा बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्रोत में केवल व्यक्तिगत स्वराज की बात नहीं की गई है, बल्कि संगठन, सेवा और दूसरों के प्रति रहमदिल होने का भी जिक्र है। ये लेयर इस पूरी व्यक्तिगत यात्रा को एक बहुत बड़े सामाजिक उद्देश्य से जोड़ देती है। ये इंसान को केवल अपने बारे में सोचने की संकीर्णता से निकालकर एक सामूहिक पहचान की ओर ले जाती है। मतलब ये बताती है कि आपका स्वराज केवल आपके लिए नहीं है, बल्कि दुनिया की सेवा के लिए है। बिल्कुल। और यहीं पर आज की ये गहरी चर्चा एक बहुत ही उत्तेजक और बड़े सवाल पर आकर खड़ी होती है। हमने शुरुआत में बात की थी कि कैसे हमारी नियति, हमारा भाग्य कोई एक्सरे मशीन में दिखने वाली टूटी हड्डी की तरह फिक्स्ड नहीं है। हाँ, ये एक बहुत ही जटिल लेकिन बदलने योग्य न्यूरोलॉजिकल प्रोग्रामिंग है। तो सोचिए, अगर एक अकेले व्यक्ति का इस तरह से अपने दिमाग पर स्वराज्य स्थापित करना, चेक और चेंज के लूप में चलना, उसके व्यक्तिगत न्यूरल पाथवे को पूरी तरह बदल सकता है। उसकी नियति को बदल सकता है। हाँ, तो जरा एक पल के लिए सोचिए, जब एक पूरा समूह, हजारों लाखों लोगों का एक पूरा संगठन एक साथ इसी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस या सामूहिक चेतना में आ जाए तो क्या होगा? ये तो बहुत ही शक्तिशाली विचार है। अगर हजारों लोग एक साथ अपने अंदर ये स्वराज्य स्थापित कर लें, तो क्या ऊर्जा का वो स्तर, विचारों की वो शुद्ध फ्रीक्वेंसी एक दिन पूरी मानव जाति की इस वास्तविकता, इस दुनिया के ताने बाने को ही बदल कर रख सकती है। बिल्कुल। क्या एक नया समाज पैदा हो सकता है? जरूर विचार कीजिएगा। आज के हमारे इस डीप डाइव में बस